हेलो दोस्तों। जैसे कि हम आज एलटी का एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। इससे भी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले साल के एक दो पेपर में आए हुए हैं कूलाम्स लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। तो इन दोनों को मैं आपको बताऊंगा। आप इनके फॉर्मूले जानते हैं, कुछ ही चीजें आप इनके बारे में जानते हैं। मैं आपको केवल वो चीज बताऊंगा जो पेपर में आ सकता है, ठीक है, उस टाइप के बताऊंगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कूलाम्स लॉ से, ठीक है। इससे पहले कूलाम्स लॉ से पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ क्या था? दो चार्ज पार्टिकल क्या थे, या कोई चार्ज बॉडी थी जिनमें चार्ज था, वो एक दूसरे पर क्या लगा रहे थे? फोर्स लगा रहे थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। जैसे लाइक चार्जेस थे तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है। अट्रैक्ट और रिपेल करने का मतलब एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स लगा रहे थे। तो कूलाम्स ने एक जनरल फॉर्मूला दिया, ठीक है। कूलाम्स ने क्या कहा? अगर सपोज दो पॉइंट चार्जेज एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर हैं, ठीक है, दो चार्जेस सपोज Q1 Q2, देखो मैंने दोनों क्या ले रखे हैं? पॉजिटिव ले रखे हैं, ठीक है। देखो दो चार्जेज Q1 Q2 प्लस Q1 प्लस Q2 एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर है, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स था, अब देखो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्यों? क्योंकि एक दोनों के हैं पॉजिटिव है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस। देखो अगर सपोज दो चार्जेस Q1 Q2 हैं, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा यहाँ पर क्या है? रिपल्सिव। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ दीज टू चार्जेस। यदि इनके बीच की डिस्टेंस आर है या आर डिस्टेंस द्वारा सेपरेट है, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स था वो इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। ये हो गया, ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया। तो देखो इनको मैंने इक्वेट किया और F बराबर, देखो प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट ले आया मैं K, तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर K की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? देखो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, और यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो आ सकता है कूलम्स लॉ में जो कांस्टेंट था K, उसकी वैल्यू कितनी है, उसका यूनिट क्या होती है, या उसकी डायमेंशन क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। एक चीज तो ये हो गया। अब इसमें देखो जैसे कूलम्स लॉ क्या था? कूलम्स लॉ बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। देखो पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज कहने का क्या मतलब है, ठीक है, ये बताता हूं, ठीक है। देखो पॉइंट चार्ज कहने का मतलब दो मतलब है। देखो जैसे दो इलेक्ट्रॉन है, दो प्रोटॉन है, पॉइंट चार्जेस हो गया, या दो एटम्स है, कुछ चार्ज है उन पर, ठीक है। देखो एटम पर चार्ज है तो चार्ज बॉडी हुई ना, कुछ चार्ज हुआ, तो देखो स्मॉल साइज, वो क्या हुए? पॉइंट चार्ज। या पॉइंट चार्ज उन्हें भी हम कहते हैं, जैसे देखो हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं हम जो 11th में या 9th में, उसमें हम क्या मानते हैं? अर्थ और, जैसे हम अर्थ और सन के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, उसमें हम क्या करते हैं? जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें पॉइंट मासेस मानते हैं, ठीक है। पॉइंट मास, पॉइंट मास क्यों मानते हैं? देखो जैसे अर्थ है और सन है, ठीक है, अर्थ और सन, या अर्थ और मून हो गया, या अर्थ और कोई सैटेलाइट हो गई, तो क्या होता है? इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? इनके साइज के कंपेयर में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो क्या होता है? कभी भी दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी कितने भी बड़े हों, यदि उनके बीच की जो सेपरेशन होता है, उनके बीच का सेपरेशन मच ग्रेटर देन देयर साइज, उनके साइज से बहुत ज्यादा हो, तब भी हम ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो यह ध्यान रखना, पॉइंट चार्ज का मतलब केवल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन नहीं है, ठीक है। पॉइंट चार्ज का मतलब दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट ऑफ एनी शेप एंड साइज, बट द डिस्टेंस सेपरेटिंग दीज टू ऑब्जेक्ट इज मच ग्रेटर देन देयर साइज। इनके साइज को, इनकी डायमेंशन को, या इनकी डायमीटर को, ठीक है, इनके डायमीटर के कंपेयर में इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, तो उन्हें भी हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल कूलम्स लॉ हो गया, कूलम्स लॉ का ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है, जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसकी जो कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो आपको बताता हूं, ठीक है। कूलम्स लॉ, इसको आप बता लीजिए, ठीक है। तो देखो 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 दो पॉइंट चार्जेज हैं, जैसे ये सपोज Q1 है और ये Q2 है, देखो दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो देखो इनके बीच लगने वाला जो कूलम फोर्स था F बराबर क्या? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पर K की वैल्यू क्या थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। K की वैल्यू होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन
कूलम स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ये जो कांस्टेंट है कूलम लॉ, जो कांस्टेंट के उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। एक चीज तो ये हो गया। और दूसरी चीज देखो, जो ये एप्सिलॉन नॉट होता है ना, इसको कहते हैं परमिटिविटी, PERM, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब, अभी सपोज हमने चार्ज पार्टिकल कहां रखे हैं, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम में रखे हैं। ठीक है, इनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, मतलब नो वैक्यूम, कोई मीडियम नहीं है। ठीक है, तो देखो एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की परमिटिविटी। ठीक है, और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आया था LT 2014 में, ये क्वेश्चन आया था। एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये देखो ये हो गया कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आपको इसकी यूनिट याद रखनी है। देखो के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 4 पाई की तो कोई यूनिट नहीं होगी, के की क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले जाओ, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ऐसे इसकी यूनिट निकलेगी। ठीक है, ये इसकी यूनिट होगी एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के की वैल्यू। अब देखो 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 कूलम से, देखो कह दिया दो बॉडीज के बीच लगने वाला फोर्स, तो जनरल फॉर्मूला है ना। देखो दो बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स ये होता है। ठीक है, अभी देखो देखो ये चार्ज बॉडी है ना, ये देखो एक बॉडी है जिसका चार्ज Q1 है, दूसरी बॉडी है जिसका चार्ज Q2 है। देखो अब ये इस पर भी फोर्स लगाएगी और ये इस पर भी फोर्स लगाएगी। ठीक है, देखो ये चार्ज फोर्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकल 1 ड्यू टू ऑन 2। ठीक है, देखो फोर्स, देखो चार्ज पार्टिकल Q1 द्वारा चार्ज पार्टिकल Q2 पर लगाया गया फोर्स भी होगा, और चार्ज पार्टिकल Q2 द्वारा चार्ज पार्टिकल Q1 पर लगाया गया फोर्स भी होगा। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे हम, देखो हमें निकालना है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 2 ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, मतलब फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, बराबर ये। ठीक है, अब देखो कूलम्स लॉ द्वारा अगर दो चार्ज बॉडी एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सेपरेट है तो उनके बीच लगने वाला फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक हो गया। अभी देखो फिर इस पर लगने वाला फोर्स, देखो Q1 क्या करेगा, देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो Q1 क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा ना, रिपेल करेगा, अपने से दूर करेगा। तो देखो ये जो फोर्स होगा चार्ज पार्टिकल 2 पर लगने वाला फोर्स किसके द्वारा, Q1 द्वारा, तो Q1 इसको यहाँ को रिपेल करेगा, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ की ओर होगी। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। ठीक हो गया। अब उसी प्रकार से क्या होगा, Q2 भी क्या करेगा, Q1 को रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो Q2 क्या करेगा, Q1 को रिपेल करेगा ना अपने से बाहर की तरफ। तो देखो देखो अब क्या, देखो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 1, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 1 ड्यू टू चार्ज पार्टिकल 2, ऐसे देखो। ठीक है, इसका ध्यान इस प्रकार देखना है, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 1 ड्यू टू 2। ये भी कूलम्स लॉ से क्या, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन देखो Q2 क्या करेगा, Q1 को अपने से रिपेल करेगा ना, तो देखो बाहर की तरफ, देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो यहां से देखो एक चीज तो पता लगी, अगर दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं तो एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाते हैं। देखो मैग्नीट्यूड वाइज, देखो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मैग्नीट्यूड वाइज। लेकिन देखो Q1 Q2 को बाहर की तरफ रिपेल कर रहा है, देखो Q से बाहर की तरफ, उसी प्रकार से Q2 Q1 को इधर की तरफ रिपेल करता है। ठीक है, तो देखो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। देखो ये इसको इधर की तरफ कर रहा है और ये इसको इधर की तरफ रिपेल कर रहा है। ठीक हो गया। तो देखो दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला जो कूलम्ब फोर्स होता है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट टू ईच अदर होता है। ठीक हो गया, एक चीज तो ये होगी। और दूसरी चीज जो इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखो Q1 Q2 को कहां की तरफ फोर्स लगा रहा है, इधर की तरफ, और Q2 Q1 को इधर की तरफ। तो दो पॉइंट चार्ज या दो चार्ज पार्टिकल बॉडीज के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, अब सपोज ये चार्ज पार्टिकल ऐसे सब ऐसे होते हैं। ठीक है, ये Q1 Q2, तो देखो Q1 द्वारा Q2 पर, देखो सपोज ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो Q1 द्वारा Q2 पर ये अवे फ्रॉम Q2 और Q2 द्वारा Q1 पर अवे फ्रॉम Q1 से बाहर की तरफ। ठीक है, ये देखो
इसको इधर की तरफ लगाएगा, ठीक है, और ये इसको इधर की तरफ लगाएगा, ठीक हो गया। देखो, तो कूलम्ब फोर्स ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखो 2 पॉइंट चार्जेस आर डिस्टेंस पर सेपरेट हैं, तो उनके बीच लगने वाला जो कूलम्ब फोर्स है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस या परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। जैसे ये Q1 है और ये Q2, ऐसा कहते हैं परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस या नन ऑफ द अबव। या जो फोर्स होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इनके बीच लगना जो कूलम्ब फोर्स स्केलर। तो कूलम्ब फोर्स होता है ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, वो कैसे भी हो, ठीक है। जैसे Q1 Q2 ऐसे भी हो ना, ये Q1 हो और ये Q2 हो, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ठीक है, जो उनको लाइन जॉइन करेगी उनके, ठीक है, अलोंग द एक्सेस ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज देखो, सपोज ये Q1 नेगेटिव है और Q2 पॉजिटिव है। देखो Q1 नेगेटिव Q2 पॉजिटिव और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सेपरेट है, तो देखो अभी इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, कूलम्ब फोर्स होगा, ठीक है। लेकिन अभी देखो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स होगा क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। देखो ATTRACTIV अट्रैक्टिव फोर्स होगा, देखो ना, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस कंडीशन में जो कूलम्ब फोर्स होगा क्या होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर। तो देखो अब देखो Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, कौन सा, अट्रैक्टिव, कहां की तरफ, अपनी तरफ। ही देखो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, देखो कहां की तरफ, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना। देखो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 2 ड्यू टू 1। उसी प्रकार से चार्ज पार्टिकल Q2 भी Q1 पर फोर्स लगाएगा। अब देखो Q2 क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसको, ठीक है। तो देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो देखो चार्ज पार्टिकल Q2 को क्या करेगा, Q1 अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो देखो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और इस प्रकार से क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल Q2 Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अभी भी देखो लगने वाला फोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस और इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये इधर की तरफ लग रहा है और वो उधर की तरफ, तो ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट टू ईच अदर, ठीक हो गया। ये तो कूलम्ब फोर्स हो गया, ठीक है, ये हो गया कूलम्ब फोर्स, ठीक है, कूलम्ब फोर्स, ठीक है। अब देखो कूलम्ब फोर्स में ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है एप्सिलॉन नॉट, पिछली बार ये पूछा है, इस बार K की वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। K की वैल्यू क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, इनकी डायमेंशन क्या होती है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम आगे की वर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड से हर बार क्वेश्चन पूछे, ठीक है। अब नया टॉपिक है जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अभी देखो कूलम्ब लॉ ने तो ऐसा कह दिया, कूलम्ब लॉ ने कहा जैसे ये Q1 है ये Q2 है, ठीक है, ये Q1 Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सेपरेट है, तो उसने कहा इनके बीच लगने वाला जो कूलम्ब फोर्स होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, ये होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। अभी देखो ये Q1 है ये Q2 है, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सेपरेट है। ये स्टेप से देखो, मैं यहाँ हूँ, आप अपने घर में बैठे और मैंने आपको थप्पड़ मार दी और हॉटस्पॉट से आप पर थप्पड़ लग गई। देखो Q1 Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है। आपको अब देखो फोर्स होने के लिए क्या लगाता है, फोर्स लगाने के लिए हमें पुश या पुल करना पड़ता है ना किसी ऑब्जेक्ट को। पुश, हम फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, द पुश एंड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, तभी F बराबर ma या F बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। लेकिन यहाँ पर देखो विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट या विदाउट एनी डायरेक्ट कांटेक्ट ये एक दूसरे पर फोर्स लगा देते थे ना। ये देखो यहाँ पर देखो सपोज अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, Q1 Q2 को रिपल करेगा इधर की तरफ, Q2 Q1 को रिपल करेगा। तो देखो विदाउट एनी डायरेक्ट कांटेक्ट ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे थे। तो इसी फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन हुआ, देखो जैसे ये Q1 पार्टिकल है ना, तो क्या होता है एवरी चार्ज बॉडी का मतलब जिसमें चार्ज है, जैसे सोडियम है ना, सोडियम में 11 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो इस पर +1 चार्ज आ जाएगा ना। तो देखो कोई भी चार्ज बॉडी, मैंने कहा सपोज एक बॉडी है जिस पर चार्ज कितने हैं, +1 है, तो इसके तरफ, इसके चारों तरफ क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल बिहेवियर होता है इस चार्ज पार्टिकल Q1 का, ठीक है। मतलब ये चार्ज पार्टिकल कहने का मतलब इसमें कुछ चार्ज होगा, 2 कूलम, 3 कूलम, 10 कूलम, 11 कूलम, कुछ चार्ज होगा, ठीक है। तो एवरी चार्ज बॉडी के चारों तरफ क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक बिहेवियर होता है, इलेक्ट्रिक बिहेवियर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बिहेवियर होता है। इस इलेक्ट्रिक बिहेवियर में, ठीक है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक बिहेवियर में क्या होता है,
अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो ये उस पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, ठीक है। ये फोर्स क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव। रिपल्सिव कैसे होगा, सपोज ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तब रिपेल करेगा, अगर ये निगेटिव तब अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो देखो एवरी चार्ज बॉडी के चारों तरफ क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक बिहेवियर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बिहेवियर होता है इस चार्ज पार्टिकल का, एक रीजन होता है जिसमें क्या करता है, दूसरी चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। तो द रीजन अराउंड द चार्ज बॉडी, कोई भी चार्ज बॉडी के चारों तरफ का हुआ रीजन जिसमें किसी दूसरे चार्ज बॉडी को क्या करता है, फोर्स लगाता है, उसको अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, तो वो रीजन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। द रीजन अराउंड द चार्ज बॉडी, देखो द रीजन अराउंड द चार्ज पार्टिकल Q1 within which it attract or repel the charge body to Q2 is called its electric field। वैसे ही देखो Q2 भी तो चार्ज बॉडी है, इसके चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो 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 Q1 के चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 आया तो इस पर फोर्स लगा, तो देखो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखो देखो ये चार्ज बॉडी Q2, ठीक है, चार्ज बॉडी Q2, चार्ज बॉडी Q2, चार्ज बॉडी Q2 की तरफ इसके चारों तरफ इसका एक इलेक्ट्रिकल बिहेवियर जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में Q1 आया, देखो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में Q1 आया तो इसने Q1 पर फोर्स लगाया, तो देखो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू 2, देखो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 1 ड्यू टू 2 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको रिपेल किया। तो देखो एवरी चार्ज बॉडी के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक रीजन होता है जिसमें क्या करता है, वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल, जो दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगा रहा है, ठीक हो गया, ये हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो खाली थ्योरेटिकली डेफिनेशन हो गई ना, अब मैथमेटिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर होता है फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज, किसी यूनिट चार्ज पार्टिकल या यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैथमेटिकली फोर्स ऑन ए यूनिट चार्ज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, इतना तो सब लोग जानते हैं। हम यहाँ से आगे की तरफ जो इंपॉर्टेंट चीज है देखो, ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन ए यूनिट चार्ज, ठीक हो गया। तो देखो अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज। पहली देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, कोई भी चार्ज बॉडी होती है उसके चारों तरफ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, जिसमें किसी दूसरी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। तो देखो सपोज मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ठीक है, अब इसके चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो देखो एक चार्ज बॉडी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उससे बाहर की तरफ होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अवे फ्रॉम द, उस चार्ज पार्टिकल से बाहर की तरफ होता है, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उससे बाहर की तरफ होता है। उसी प्रकार से एक नेगेटिव चार्ज बॉडी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उस चार्ज पार्टिकल की तरफ होता है, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ नेगेटिव चार्ज बॉडी, या कोई नेगेटिव पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल की तरफ होता है, ठीक है, देखो टुवर्ड्स द चार्ज पार्टिकल, ठीक हो गया। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ठीक हो गया। एक प्रॉपर्टी ये होगी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखो सपोज एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा ना, तो हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लेना पड़ेगा। तो देखो तो क्या होता है, अगर दो चार्ज बॉडीज कुछ फाइनाइट डिस्टेंस द्वारा सेपरेट होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। वैसे क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होती है, ठीक है। इसके किसी भी पॉइंट पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं, ठीक हो गया। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। ऐसे देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, ये बाहर की तरफ, देखो पॉजिटिव चार्ज द्वारा बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज द्वारा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। देखो ना, ये वाली डायरेक्शन ऐसे घूम के फिर ये वाली देखो ऐसे निकली, फिर ऐसे निकली, यहाँ देखो। तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज से
उसकी तरफ होता है। ठीक हो गया पहला चीज। अब दूसरी चीज देखो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, पहला। दूसरा पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, तीसरा नेगेटिव चार्ज से उसकी तरफ होती है। ठीक हो गया। अब देखो, सो इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। देखो देखो, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, देखो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है। बाहर की तरफ कहने का मतलब ये इस पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुआ और इनफाइनाइट पर खत्म हुआ। ठीक है, क्लोज लूप कब होता है, जब यहां से स्टार्ट हो गई इसी पॉइंट पर खत्म होता है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, देखो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुआ, इनफाइनाइट पर खत्म हुआ। वैसे देखो नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होता है ना, तो देखो किसी नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ होगा और इस नेगेटिव चार्ज पर खत्म हुआ होगा। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुआ और इनफाइनाइट पर खत्म हुआ। अब देखो देखो, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज कुछ फाइनाइट डिस्टेंस द्वारा सेपरेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसने क्या क्लोज लूप बनाया, क्या क्लोज लूप बनाता तो ऐसे शुरू होके यहीं पर खत्म होता है। देखो ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, ये देखो ना, ये क्लोज लूप नहीं हुआ, देखो यहां से स्टार्ट हुआ यहां खत्म, यहां से स्टार्ट हुआ यहां खत्म। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि अगर कट करेंगे तो वहां पर दो डायरेक्शन होंगी, क्योंकि दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, इस पॉइंट पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, दो टेंजेंट का मतलब दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक हो गया। अब देखो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज द्वारा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज द्वारा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो गए इनफाइनाइट पर खत्म होता है, नेगेटिव चार्ज का इनफाइनाइट से स्टार्ट हो गए नेगेटिव चार्ज पर खत्म होता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कुछ फाइनाइट डिस्टेंस द्वारा सेपरेट है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट हो गए नेगेटिव पर खत्म होता है। ठीक हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये क्या होता है, इज ऑलवेज कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज कंजर्वेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ऑलवेज कंजर्वेटिव। अब देखो, अब आप जानते हो अगर कोई भी चीज कंजर्व होती है तो उसका कर्ल क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर कंजर्वेटिव होती है तो उसका कर्ल जीरो होता है। ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कंजर्वेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल होता है डेल क्रॉस ई, ये क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल होता है वो ऑलवेज जीरो होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव है और कंजर्वेटिव क्वांटिटी का कर्ल ऑलवेज जीरो होता है। ठीक है, तो एक चीज तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कंजर्वेटिव। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव हो तो उसका कर्ल जीरो होगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखो ऐसा कहेगा, इफ ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डेल क्रॉस ई बराबर जीरो, डेल क्रॉस ई डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल ई अपॉन डेल टी, या नन ऑफ द अबव। देखो वो कहेगा कि ई रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनमें से कौन सा सही है। देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव क्वांटिटी का कर्ल ऑलवेज जीरो होता है, तो देखो डेल क्रॉस ई जीरो, ये ऑलवेज करेक्ट। ये क्वेश्चन इस बार सीटेट में पूछा गया था, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कंजर्वेटिव। ठीक है, डेल क्रॉस ई जीरो होता है। ठीक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज कंजर्वेटिव, दैट इज उसका कर्ल क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो। अब दूसरी चीज, ठीक हो गया। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखो ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along a closed loop, line integration of electric field along a closed loop is always जीरो। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अ क्लोज लूप ऑलवेज जीरो। जैसे क्लोज लूप क्या हुआ, जैसे क्लोज लूप हुआ सर्किल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। क्लोज लूप का मतलब इनकी जो देखो सरकमफेरेंस है ना वो क्लोज होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्व लाइन इंटीग्रेशन होता है अलोंग अ क्लोज्ड कर्व।
ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग अ क्लोज लूप ऑलवेज जीरो। देखो पहले चीज लाइन इंटीग्रल क्या होता है, जैसे ए क्या है, कोई भी फील्ड है, ठीक है, ए क्या है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है या कोई भी फील्ड है, इसका किसी लाइन के अलोंग लाइन इंटीग्रेशन ए डॉट डी है, ठीक है। ये देखो वेक्टर ए का किसी लाइन के अलोंग लाइन इंटीग्रल, ठीक हो गया। अब मैं कह रहा हूं अलोंग अ क्लोज लूप, तो देखो ऐसा कहेगा भाई, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग अ क्लोज्ड लूप, मतलब ये, ठीक है। या कभी ऐसा कह सकता है कि ई रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका एक स्क्वायर के अलोंग लाइन इंटीग्रेशन। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन करा है अलोंग अ स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या हुआ, क्लोज लूप हुआ, ठीक है। ये तो क्या होगा, ये ई डॉट डी एल अलोंग अ स्क्वायर लूप ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो देखो क्या कहा मैंने, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग अ क्लोज लूप ऑलवेज जीरो। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल हो गया ई डॉट डी एल, ठीक हो गया, ई डॉट डी एल। अब कह रहा हूं अलोंग अ क्लोज लूप कह रहा हूं, तो ई बराबर जीरो, ये ऑलवेज होता है, ठीक है। कोई भी क्लोज लूप हो, चाहे वो सर्किल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी क्लोज लूप, उसका कर्ल उसके अलोंग, ठीक है, क्लोज कर्व के अलोंग ऑलवेज जीरो होगा, ठीक है, ठीक है। या क्वेश्चन ऐसे, या कभी डीएल की जगह डीआर भी लिख देता है, वो ई डॉट डीआर अलोंग अ क्लोज लूप। देखो क्लोज लूप या ऐसा, या तो ऐसा होगा, या खुद कहेगा कि वो जहां पर सी क्या है, एक स्क्वायर है या एक सर्किल है या एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग अ क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक हो गया। देखो अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ठीक है। देखो जैसे कहेगा वो, यदि इफ ई रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सी इज अ स्क्वायर, सी इज अ स्क्वायर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो ई डॉट डी एल अलोंग क्लोज सी स्क्वायर जीरो, या ये ई डॉट डी एल बराबर माइनस डेल क्रॉस ई, ठीक है, या ये ई डॉट डी एल बराबर जीरो, या नॉन ऑफ द अबव। देखो ई इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, सी एक स्क्वायर है, तो देखो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन अलोंग द स्क्वायर, देखो अलोंग द स्क्वायर, देखो क्लोज बना रखा है, तो ये जीरो, या ई डॉट डी एल बराबर माइनस डेल क्रॉस ई डॉट डी एल बराबर जीरो। अब देखो ये और ये तो पॉसिबल है नहीं, अब देखो ये इनमें से एक पॉसिबल है। अभी देखो अलोंग क्लोज नहीं कर रखा है ना, अब क्लोज नहीं करने का मतलब अब वो किसी भी लेंथ के अलोंग हो सकता है, तो ये तो जीरो नहीं हुआ, ये भी जीरो नहीं, ये ठीक है। तो देखो क्लोज लूप के अलोंग लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है, ठीक है। अब दूसरी चीज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज लूप ऑलवेज जीरो। एक अनदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एनी आर्क ऑफ कर्व। कोई कर्व है, कोई कर्व है, उसकी कोई आर्क है, ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रेशन होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इससे पहले क्या बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन अलोंग एनी क्लोज कर्व, सर्किल, स्क्वायर या रेक्टेंगल ऑलवेज जीरो। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कर्व की कोई आर्क है, जैसे देखो लाइन, ठीक है, जैसे जैसे मेरे पास ये कोई कर्व है, ठीक है, देखो कोई कर्व है, इसके एक आर्क का मतलब ये एक स्मॉल पोर्शन, उसका स्मॉल पोर्शन ए से बी, ए से बी, तो इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन ये होगा ई डॉट डी एल, ए से बी, ठीक है, ए से बी। ये क्या होगा, इस पाथ से इंडिपेंडेंट होगा, केवल इस पॉइंट और इस पॉइंट पर डिपेंड करेगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब देखो कर्व क्लोज भी हो सकती है, तो देखो, ठीक है, तो देखो क्लोज कर्व होगी तो देखो कैसा होगा, जैसे क्लोज कर्व क्या होगी, जैसे मेरे पास स्क्वायर है, नहीं एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, क्लोज कर्व है, इसकी एक आर्क जैसे ए से बी, ये देखो एक आर्क ये होगी ना, आर्क का मतलब एक स्मॉल पोर्शन, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन ए से बी, ई डॉट डी एल, ये भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब देखो केवल इस पॉइंट और इस पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, आप किसी भी पाथ से जाओ। अब पाथ का मतलब ये देखो, यहां से यहां देखो, एक पाथ क्या हुआ ए से बी, एक पाथ हुआ यहां से ऐसे उल्टा, यहां से होके गए आप, अब एक पाथ ऐसे भी हुआ, ये एक पाथ ऐसे भी हुआ। आप किसी भी पॉइंट से जाएं, किसी भी पाथ से जाएं, लेकिन देखो इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, तो सेम है ना, तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा, ठीक हो गया। तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखो देखो सपोज क्या है, देखो एक स्क्वायर है, ठीक, एक सर्किल है, ठीक है,
एक सर्किल का एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इसके सर्कमफरेंस पर 2 पॉइंट है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल ए से बी, ए से बी इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन अलोंग द पाथ 1, एक पाथ फर्स्ट है मेरे पास, ठीक है। एक पाथ फर्स्ट के अलोंग कितना है 20 यूनिट्स है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से बी अलोंग द पाथ फर्स्ट इज 20 यूनिट। कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द पाथ 2। देखो पाथ 2 के अलोंग, अब देखो ए से बी पाथ 1, ए से बी पाथ 2, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो देखो ए से बी ई डॉट डीएल अलोंग पाथ 2 भी क्या होगा 20 यूनिट्स, क्या होगा ऑलवेज अलोंग 20 यूनिट्स, ठीक है। इसी प्रकार से क्या पूछ सकता है, जैसे सर्किट स्क्वायर, जैसे ये स्क्वायर है ए बी सी डी, तो क्या रहेगा ए से सी जाने पर यहां से देखो ए से सी जाने पर किसके अलोंग अलोंग द डायगोनल, इस डायगोनल 1 के अलोंग ए से सी जाने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन था ई डॉट डीएल बराबर 10 यूनिट्स, ठीक हो गया। देखो डायगोनल के अलोंग कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द पाथ ये ए बी सी, कोई पाथ 2 है, ठीक है, ये ए से बी से सी, तो कैलकुलेट करो। देखो कहां से ए से सी ई डॉट डीएल, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन अलोंग किसी भी पाथ में इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, केवल इनिशियल और फाइनल। देखो ए से सी इस पाथ के अलोंग ए से सी जा रहे हो, तो ये भी क्या होगा 10 यूनिट्स, ठीक हो गया। तो इस टाइप से इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।